वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो इजराइल की ये सपोजिटली हिस्टोरिक विजिट है, तारीखी यात्रा है, उसके बारे में बात करूंगा कि आखिर इस वक्त इस टाइमिंग पर इजराइल जाना उसका क्या मायने रखता है, उसके जियोपॉलिटिकल क्या मतलब निकलते हैं दुनिया में, इसे कैसा देखा जा रहा है, और उनकी जो स्पीच की जो कंटेंट है उसके बारे में भी बात करूंगा, और जो कुछ 16 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इन्होंने साइन किए हैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन एक और बड़ा मसला है जो डिस्कस नहीं किया गया, वो आईमेक का है, जिसका जिक्र मोदी ने अपनी तकरीर में भी किया था। बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो उसके इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी यात्रा की इजराइल को, और वो पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, या कह सकते हैं वाहिद एक ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है जो इजराइल को गए हैं। जब से इंडिया ने तो 1950s में ही इजराइल को रिकग्नाइज कर लिया था, बट इंडिया वाज हमेशा से काफ़ी प्रो पैलेस्टाइन पोजीशन रहा है इंडिया का। और इंडिया का प्रो पैलेस्टाइन पोजीशन की वजह ये थी कि इंडिया एक पोस्ट कॉलोनियल मुल्क है, और कॉलोनियलिज्म से वो आज़ाद हुआ था, और कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म के वो खिलाफ था। और जो इसराइल और वेस्टर्न ममालिकों ने मिलकर किया है फ़लस्तीन में, उनके ऊपर बाहर से यूरोपियंस को ला के बसा दिया, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में बसाया, अमेरिका में बसाया, न्यूजीलैंड में बसाया, कनाडा में, तो उसी तरह यूरोपियंस को दूसरों को लेकर आए और वहाँ पर इजराइल में, तो उसको कॉलोनियल सेटलरिज्म कहते हैं। तो उसके खिलाफ भारत हमेशा से रहा है। अब जब जब पूछा जाता है कि भाई आप फ़लस्तीन के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने आप को लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं, तो यही सरकार, यही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारत वाज द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री टू रिकग्नाइज पैलेस्टाइन एज अ स्टेट। पैलेस्टाइन की एक एम्बेसी भी है वहाँ पर दिल्ली में, और तो वो 1980s में ही भारत ने, लेकिन उस वक्त ना बीजेपी की सरकार थी ना मोदी की सरकार थी। लेकिन जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दो चीजें हो रही हैं। एक जो बयानात आते हैं वो ऐसे बयानात आते हैं जैसा इंडिया दोनों के तरफ है, दोनों के साथ है, कि हम इजराइल के साथ भी हैं और हम फ़लस्तीन के साथ भी हैं। लेकिन हकीकत में इजराइल फ़लस्तीन के बारे में बहुत ही कम, कभी ज़रूरत पड़ी तो अंडर प्रेशर वो बयान दे देते हैं कि वी रिकग्नाइज राइट टू स्टेट सोल्यूशन के हम सपोर्ट करते हैं, और एक इंडिपेंडेंट वायबल सॉवरन पैलेस्टीनियन स्टेट को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन एक्शन, इन रियलिटी कुछ नहीं करता भारत। इनफैक्ट अगर आप जाके देखें यूएन में जितने भी वोट्स भारत ने डाले हैं, ज्यादातर प्रो इजराइल वोट है आजकल। तो भारत की देखिए बातें तो भारत बहुत करने लगा है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो बड़े बड़ी बातें ज्यादा, बड़े बड़े काम कम होते हैं। यानी कि हम ये हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम वर्ल्ड पावर है वगैरह, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत में रिसर्च नहीं होता, भारत में इनोवेशन नहीं होता। बस भारत अपनी मार्केट का साइज का इस्तेमाल करते हुए दूसरों से टेक्नोलॉजी लेता है, दूसरों से बेसिकली नकल करते हैं टेक्नोलॉजी की, या तो उसको रिवर्स इंजीनियर कर लेते हैं या खरीदने की कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजी। और भारत ने कुछ ऐसी डिफेंस में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं की। जो भी चीजें आपको भारत के मशहूर लगते हैं वो आप उसको गिन लें, यू विल फाइंड कि वो भी फॉरेन टेक्नोलॉजी। ब्रह्मोस की बात होती है, द टेक्नोलॉजी केम फ्रॉम रशिया। तेजस की बात होती है तो पूरे का पूरा ग्राउंडेड है। मैंने एक पूरा शो किया है तेजस के ऊपर कि भारत की एयरफोर्स की क्या क्राइसिस चल रही है। तो एनीवे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 25 तारीख को गया था। अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये आर्टिकल मेरा पढ़े, आज पब्लिश हुआ है, द डिप्लोमैट नाम का काफी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस की ये मैगजीन है। आप इसको वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक अभी मैं लगा देता हूँ कमेंट सेक्शन में, सो आप उसको जाकर वहाँ देख सकते हैं। ये देखिए मैंने लिंक शेयर कर लिया है उसको। तो इस आर्टिकल में बेसिकली मैंने समराइज, मतलब मैंने अपना रिएक्शन
दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसमें 2-3 चीज़ें की हैं। एक, उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ बड़े सख्त बातें की हैं, जो आजकल वो हमेशा रूटीनली करते हैं, जहाँ भी जाते हैं टेररिज्म के खिलाफ बातें करते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने बस इसराइल की बहुत तारीफ़ें की कि इसराइल एक इनोवेटिव पावर है वगैरह वगैरह। फिर तीसरी, उन्होंने अपनी पुराने चिट्टे-पिट्टे, हमने ये किया, वो किया। मुझे हैरत हुई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात नहीं की कि दोनों इंडिया और इसराइल भी आई से शुरू होते हैं, वरना इस तरह की बातें करते हैं वो, टू ट्राई टू शो कि कॉमनैलिटी क्या है। और फिर वासुदेव कुटुंबकम की बात की कि ये हमारे वैल्यूज है, आपके टिक्कन गुलाम है, टू रिपेयर द वर्ल्ड वगैरह। तो पहली तो बात ये है कि ये जो 25 फरवरी की तारीख है, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में तकरीर की और टेररिज्म के खिलाफ बात की, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट तारीख है। 25 फरवरी 1994 को एक यहूदी टेररिस्ट, एक इजरायली टेररिस्ट जिसका नाम था बरूख गोल्डस्टीन, ने हिब्रोन में एक मस्जिद में घुसकर लोगों पर फायरिंग की। 25 लोगों को, निहत्थे सिविलियंस जो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, उनको मार डाला और 125 लोगों को जख्मी कर दिया। तो ये इसराइल की जो टेररिज्म की हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। तो वहाँ पे जब नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि सिविलियंस को कोई कॉज जस्टिफाई नहीं करता कि सिविलियंस को कत्ल करे, टेररिज्म बहुत बुरी चीज़ है वगैरह वगैरह, तो पूरे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को क्या इसराइल की तारीख मालूम नहीं है कि आज 25 फरवरी है और आज की तारीख? उनको ये याद था कि इंडिया जब इसराइल को रिकग्नाइज करा, वो उसी दिन मोदी पैदा हुए थे, वो डेट उनको बड़ी याद थी। लेकिन आप तकरीर कर रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ और आप उसी दिन कर रहे हैं 34th एनिवर्सरी है और बरूख गोल्डस्टीन की जो मैसेकर किया है मस्जिद में घुस के, जिस तरह न्यूजीलैंड में भी हुआ था, वो यहाँ पर भी तो इसराइल है। तो वो तो एक पहले में मुझे एक साफ नजर आ गया कि नरेंद्र मोदी की जो बातें हैं वो हिपोक्रिटिकल होती है। हिपोक्रेसी कहते हैं, उर्दू में मुनाफिकत कहते हैं इसको। आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिपोक्रेसी आप लोग गूगल कर लें, यानी कहना एक और करना एक, तो उसको कहते हैं हिपोक्रेसी। तो हिपोक्रेटिकल उनकी बयान थी। दूसरी चीज ये है, उन्होंने कहा कि एक भी सिविलियन की जान नहीं लेना चाहा, और उन्होंने अक्टूबर 7 के जो हमास की टेररिस्ट अटैक में जो लोग मारे गए उनके लिए अपना गम का शेयर योर ग्रीफ वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद इसराइल ने 70,000 प्लस लोगों को मारा गाजा में, जिसमें से ज्यादातर लोग 70% तो आप कह सकते हैं 50,000 से ज्यादा बच्चे और औरतों को मारा। लेकिन मोदी ने एक लफ्ज नहीं कहा। ये तो तारीख रह गए कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं ये कि आई एम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, हम एक मॉरल स्टेट है, लेकिन एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं लगा। इनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि इजराइल में जाके ये कहें कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये नहीं कह सके कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। आपके दिलों में इस्लाम की तरफ, मुसलमानों की तरफ नफरत इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि बच्चों के मौत भी आपके जमीर को, आपके दिल को नहीं हिलाती। आपकी इंसानियत ही खत्म हो गई कि कौन सा इंसान हो सकता है जो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बम मारकर, कोई अगर मार रहा है और आप उसको देखकर आपके दिल में इंसानियत नहीं जागती, तो सोच ले आप किस किस्म का आपका सिविलाइजेशन है, किस किस्म के आपके संस्कार है। तो दैट इज द थिंग कि एक लफ्ज उन्होंने अपनी तकरीर में नहीं कहा। तो एक तो इस सारी तकरीर का एक खुलासा ये था कि मॉरल हिपोक्रेसी शुरू से लेकर आखिर तक। उन्होंने कहा कि हमारा जो वैल्यू है, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यू है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब कि सारी इंसानियत एक है, फैमिली है। तो क्या ये सारी इंसानियत में फलस्तीन के बच्चे नहीं आते? क्या गाजा की औरतें जो निहत्थे मारे गए, क्या वो फैमिली नहीं है आपकी? किस किस्म के लोग हैं आप? टेररिज्म की बात करते हैं आप। पिछले चंद महीनों में इंडिया में देख लिया आप, कितना टेररिज्म हो रहा है। जाके लोगों को मार रहे हैं, बच्चे लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको मार रहे हैं, लोगों को लिंच कर दे रहे हैं। इसलिए कि डेली एक किस्म से हिंदुत्व टेररिज्म भारत में दिन रात चल रही रहा है। उसके खिलाफ तो ये कुछ कहते नहीं है।
सो बेसिकली इट वाज ए हिपोक्रिटिकल स्पीच। भारत के लोग समझे या ना समझे, सारी दुनिया को नजर आ जाता है ये कि दिस इज हिपोक्रिटिकल स्पीच। ये आर्टिकल मैंने रात को लिखकर 6 बजे सेंड किया। डिप्लोमेट इज अ वेरी रिस्पेक्टेड, हाईली रेट, खासतौर से एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में सबसे ज्यादा जो फॉरेन पॉलिसी पे मैगजीन पढ़ी जाती है वो द डिप्लोमेट है। जाके देख लें आप इसको वेबसाइट पर। और उन्होंने उसको 3 घंटे के अंदर उसको पब्लिश कर दिया, बिकॉज द वर्ल्ड रिकग्नाइज कि यस दिस वाज अ वेरी हिपोक्रिटिकल स्पीच। चलो हिपोक्रेसी को, मोरालिटी को बाजू रख दे, मतलब मोदी और मोरालिटी को एक तरह से बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये शख्स 2 साल तक मणिपुर में ही गया था। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की जो पोजीशन थी कि हम एक मल्टी अलाइनमेंट पर चलते हैं, वी आर ए कंट्री ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। अगर आप मल्टी अलाइनमेंट फॉलो कर रहे हैं तो यानी आप सबके साथ हैं। लेकिन ये जो इजराइल गए उन्होंने और जहाँ के कहा कि पूरे कन्विक्शन के साथ, फुल कन्विक्शन, पूरे एतबार के साथ, पूरी यकीन के साथ हम आपके साथ खड़े हैं, तो अब ये बन गए हैं इजराइल के पुडल पट्टू। देखिए अब जो 16 मेमोरेंडम्स हैं, इंडिया हैज नथिंग टू ऑफर टू इजराइल। इंडिया क्या दे रहा है इजराइल को? पैसे, बस हथियार खरीद रहा है उनके पास। इंडिया इज अ मार्केट। इंडिया इज लाइक दैट, वो यूजलेस पर्सन जो जिसके बाप बहुत अमीर है, उसके पास पैसा है तो आप उसको जो चाहे वो बेच सकते हैं, लेकिन ही हैज नथिंग एल्स टू कंट्रीब्यूट टू यू। तो इंडिया से कुछ साइंस की, टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर नहीं हो रही है इजराइल को। इंडिया के तरफ से कुछ हथियार नहीं मिल रहे हैं इजराइल को। इंडिया की तरफ से सिर्फ पैसे आ रहा है इजराइल को, बिकॉज दे आर सेलिंग टेक्नोलॉजी टू अ कंट्री जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बातें बहुत है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। जाके देखते हैं आप, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इजराइल से आ रही है। ये सारे के सारे इनोवेशन जो अमेरिका इनको देता है खैरात में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम हर साल देते हैं अमेरिका की तरफ से, $4 बिलियन। फिर उसके बाद जो सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन $10 बिलियन हर साल देते हैं। छोटा सा मुल्क है उसके लिए, और जब उसको जरूरत पड़ती है, हमास से लड़ने के लिए अमेरिका वहां फौजें पहुंच गई थी, अमेरिका के रॉकेट्स वहां पे, अमेरिका के शिप्स वहां पर, अमेरिका के हथियार उसको प्रोटेक्ट करते हुए। सो दैट इज ए कंट्री विच कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द यूएस, और उसकी खिदमत में पहुंच गए नरेंद्र मोदी। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, इतने छोटे से मुल्क की चापलूसी करने वहां वो पहुंच गए कि भाई हमको टेक्नोलॉजी दे दो और हमारे थोड़े बंदे ले लो जिनको जॉब्स हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये 2 ही चीजें हुई है। 50,000 अब भारतवासी वहां जाके लेबर काम करेंगे। टेक्नोलॉजी तो भारत सिखा नहीं सकता उनको, बस वहीं पे जाके रोडें साफ करेंगे। जो बेचारे लेबर गाजा से फलस्तीनी आती थी, अब उनको नहीं आने देंगे। तो जो लेबर का काम करेंगे वो भारत से जाएंगे। लाखों करोड़ों अनएम्प्लॉयड, अनस्किल्ड जो लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग, दैट इज इट कि इंडिया हैज ओनली पीपल टू ऑफर एंड अ मार्केट टू ऑफर। क्योंकि इंडिया के पास अब थोड़ा पैसा आ गया है, इट इज नाउ द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, तो कुछ $100 बिलियन वो डिफेंस पे खर्च कर सकता है सालाना। सो इट इज गोइंग टू डू बाइंग, उनसे मिसाइल्स खरीद रहे हैं, उनसे टेक्नोलॉजी दीजिए। अब फॉर एग्जांपल जो तेजस की बात होती है, तेजस का जो रेडार है वो इजराइल से आता है, तेजस के जो मिसाइल्स है वो इजराइल से आते हैं, तेजस की जो टारगेटिंग टेक्नोलॉजी है वो इजराइल से आती है, इंजन अमेरिका से आता है, तेजस का डब्बा इंडिया में बनता है। तो डब्बा वाला रख देना चाहिए। वो जो रहते हैं ना पारसी, वो कहते नहीं, बोतल वाला, बोतल का सोडा बॉटल वाला, सोडा बॉटल का कॉक वाला, वैसा। तो वैसा डब्बा वाला बन गया है इंडिया। बाकी के जो मेन कंपोनेंट्स है टेक्नोलॉजिकली वो वहां से आते हैं। जिस तरह से आईफोन का भी सारा का सारा चीजें असेंबल होके चाइना से इंडिया आती है, फिर डब्बा डाल के वो फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो इंडिया हैज गॉन देयर विद दिस गोल कि भाई आप हमको टेक्नोलॉजी दे, ये दे, वो दे। अब इसका असर ये होगा कि हाउ इज दिस गोइंग टू बी सीन इन द मिडल ईस्ट, कि सिवाय यूएई के जो ऑलरेडी इज वेरी मच इन द इजरायली कैंप, इसको रियाद में कैसा देखा जाएगा, कायरो में कैसा देखा जाएगा, कतर, यमन वगैरह। सो ऑलरेडी इजराइल के जो जेनोसाइड गाजा में हुआ है, इस सेंचुरी का सबसे बड़ा, सबसे यू कैन से द वर्स्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी इजराइल ने किया है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है। पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में भारतवासियों की तरह नहीं है जो सोचते कम है, बस नैरेटिव पे चलता रहता है। इंडिया में यहाँ पे तो बिल्कुल ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन खत्म हो गई इजराइल के खिलाफ, सारी दुनिया में भी।
यूरोप में भी काफ़ी एंटी इजराइल सेंटिमेंट बढ़ गया है, कंट्रीज फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करने लगे हैं वगैरह वगैरह। तो अब भारत में एक बड़ी कमज़ोर मुल्क आ गया है। भारत के 11 साल से मोदी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन कश्मीरी पंडित के लिए वो कुछ नहीं कर सके। बातें करते हैं, बस बातें भी नहीं करते वो कश्मीरी पंडित के लिए, मुंह नहीं खोल सकते। बस हमको मदद करे मदद करे मदद करे इजराइल से। सो इट इज दैट काइंड ऑफ इशू। बट एक बहुत बड़ी चीज ये है कि देखिए, इस वक्त जब मोदी जब जा रहे थे यहाँ पे वॉशिंगटन में, इतनी काफी डिस्कशन हो रहा था कि शायद अमेरिका इसी हफ्ते या इसी वीकेंड पे ईरान पे हमला कर देगा। अब 3rd राउंड ऑफ टॉक्स चल रहे हैं जिनीवा में, यूएस और ईरान के बीच में, जो ईरान इज नॉट मूविंग। तो द चांसेस आर कि इस सैटरडे को अमेरिका ईरान पे हमला कर देगा। तो या तो अमेरिका से कोऑर्डिनेशन हुआ है एंड इंडिया को पता है कि, या थ्रू इजराइल के मोदी के दौरान। पर लेकिन इमेजिन मोदी वहां खड़े रह के कह रहे हैं स्टैंड विद इजराइल, और फिर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला करे, तो ईरान के साथ जो भारत के ताल्लुकात है वो उसका क्या होगा? इफ अगर आप ईरानियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, सो व्हाट आर यू गोइंग टू थिंक अबाउट ईरान? क्या आप वहां गए, एक लफ्ज नहीं किए, बातें तो बड़ी करते हैं डायलॉग और पीस, तो ये क्यों नहीं कहा कि नेतन्याहू, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, डू नॉट अटैक ईरान, व्हाई डोंट यू सेटल थिंग्स थ्रू डायलॉग? तो वो भी एक बहुत बड़ी मिस किया है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। इट वाज अ मिस्टेक, क्योंकि इसको ईरानीज याद रखेंगे इस बात को। और कई आर्टिकल्स ऑलरेडी लिखना शुरू, अगर आप जाके देख लें मोदी इन इजराइल ईरान गूगल करके देख लें, ऑलरेडी पीपल आर स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दिस। ये खुद मैं अभी इस शो के बाद जो इंग्लिश में जो शो करूंगा, आई विल टॉक अबाउट वो मुद्दा हाईलाइट करने वाला हूं कि हाउ इंडिया हैज टर्न इट्स बैक ऑन ईरान। हर वक्त 2016 में भी जब ट्रंप जो है सो प्रेसिडेंट बन के इनको धमकी दी, तो चाबहार तेल लेना छोड़ दिया ईरान से, बिल्कुल जीरो कर दिया। फिर अब चाबहार पोर्ट भी छोड़ दिया है डर के मारे ट्रंप से। और अब ट्रंप और इजराइल से डर के मारे एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा कि भाई डू नॉट अटैक द ग्लोबल साउथ, हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। मुझे हंसी आती है कि किस मुंह से कहते हैं कि इंडिया इज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, जब ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर एक लफ्ज ये कहते नहीं। कनेक्टिविटी, ये बेकार बातें, These are all useless बातें कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस जाके थोड़ा टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमको आप टेक्नोलॉजी बेच दें प्लीज। हम कुछ रिसर्च नहीं कर सकते, हमारे यूनिवर्सिटी तो गंगोटिया जैसे यूनिवर्सिटीज हैं कि इधर उधर से हम अमेजोन से चीजें खरीद के भारतवासियों को, जो हमारे फॉलोअर्स हैं अंधभक्त, उनको बेवकूफ बनाते हैं ये कह करके हमने इसको इनोवेट किया है। बेशर्मी की हद हो गई थी गंगोटिया, तो इट्स अनबिलीवेबल। गंगोटिया ऑल्सो रिसर्च किया था कि कोविड के जमाने में डब 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 जब वो मार रहे थे आवाजें इस तरह के, उससे कोविड का इलाज हो गया। इस तरह के वो बातें करते हैं रिसर्च कि गाय का गोबर खाने से या मूत पीने से कैंसर खत्म हो जाता है, इस तरह का रिसर्च होता है आजकल गंगोटिया में। बट व्हेन यू नीड रियल रिसर्च, टेक्नोलॉजी तो आपको या तो अमेरिका के पीछे भाग रहे हैं, टेक्नोलॉजी दो टेक्नोलॉजी दो टेक्नोलॉजी दो। इंडिया की जितने भी एयरफोर्स, मैंने अभी एयरफोर्स में कभी तफसीलन रिसर्च किया, एक आर्टिकल भी लिखा है जो इस हफ्ते शायद छप जाए, देन आई विल शेयर इट विथ यू। तेजस 1 का इंजन 1980 से अमेरिका का इंजन 404 F404 आ रहा है, यानी इंजन ही नहीं बना सकते आप। इट्स लाइक सेइंग कि हमने आम का अचार बनाया लेकिन हमको आम नहीं आते, तो फिर आप अचार में क्या बना रहे हैं? बॉटल बना रहे हैं, अचार की बॉटल, और फिर उसमें नमक मिर्ची तेल डाल रहे हैं, लेकिन आम बाहर से आ रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा आम का अचार है। इट्स लाइक दैट, यू मेकिंग ए जेट फाइटर जिसका जेट इंजन ही नहीं आता, आपके बाहर से आ रहा है। तो हाउ इज इट डोमेस्टिक? तेजस 2 जो इंडिया का मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसका इंजन 414 है, वो भी अमेरिका से आ रहा है। उससे आगे जो इंडिया का सो कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर, जिसकी अभी तो सिर्फ रिसर्च चल रही है उसका इंजन का नेगोशिएशन साफरान नाम की फ्रांस की कंपनी से कर रहे हैं। नो टेक्नोलॉजी एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं है। मतलब आपको एक्सपेक्टेशन थे कि 2044 तक भी हम जेट इंजन नहीं बना सकते, तब हम वहां से लेंगे। रफाल से अभी भी वही चल रहा है, भाई टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे।
तो ये बस चले जा रहे हैं पीछे पीछे इसराइल के, भाई इसराइल थोड़ा टेक्नोलॉजी हमको दे दे। लेकिन आप सोचिए आप कि भारत के जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं जैसा कि रशिया है, अब रशिया क्या सोच रहा होगा कि हमने इनके साथ 50 साल से ज्यादा, 70 साल तक हमने इनका साथ दिया, अब ये हमारे तरफ पीट करके भाग रहे हैं अमेरिका और अमेरिका के चमचों की तरफ इसराइल। देखिए, सो अमेरिका को खुश करने का बहुत आसान तरीका है, इसराइल के घर में जाके झाड़ू दे, अमेरिकन बहुत खुश हो जाते हैं। ओके चलो, ये भी एक चमचा निकल गया इसराइल का, जैसा कि कजाकिस्तान ने रिसेंटली किया। कजाकिस्तान ने इब्राहिम अकॉर्ड्स को ज्वाइन किया, तो मैंने एक बहुत ही सख्त आर्टिकल उसके क्रिटिसिज्म में लिखा था, जो मैंने शेयर भी किया, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप जस्ट गूगल कर लें मेरा नाम मुख्तदर कजाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड, वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो मेरी उसके बाद काफी कजाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक थिंकर से बातचीत हुई है, एंड उनका यही कहना था, यस मुख्तदर वी एग्री विथ यू, बट क्या करें, वी नीड अमेरिका, वी आर ट्राइंग टू गेट अमेरिका सपोर्ट। तो ट्रंप को खुश करने के लिए हमने इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया है, वी हैव नथिंग टू डू विद इजराइल। जिस तरह से आपने देखा होगा मोरक्को भी इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया, और इब्राहिम अकॉर्ड साइन करने की वजह से अमेरिका ने मोरक्को की जो सॉवरेंटी है वेस्टर्न सहारा पर, और वो अमेरिका ने एक्नॉलेज कर लिया। उसके बाद से मोरक्को ने कुछ नहीं कहा इसराइल की, इस तरह जैसा मोदी चमचागिरी करते हैं इसराइल की, नेतन्याहू की, इस तरह का मोरक्को नहीं करता। हालांकि मोरक्को इब्राहिम अकॉर्ड का मेंबर है, आप नहीं देखते कि मोरक्को के किंग जा रहे हैं इसराइल और इस तरह तकरीर कर रहे हैं, इतनी तारीफें कर रहे हैं। एक ऐसे वॉर क्रिमिनल की जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट 120 मुल्क नहीं जा सकते नेतन्याहू अब दुनिया में, 120 ऐसे मुल्क हैं जहां पे वो जा नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर अरेस्ट वारंट इश्यू हो चुका है। तो ये जो वॉर क्रिमिनल है, जो इस सेंचुरी की सबसे बुरी एंटी ह्यूमैनिटेरियन क्राइम्स की है, उसको गले लपेट रहे थे नरेंद्र मोदी। तो जो इब्राहिम अकॉर्ड के सिग्नेटर्स हैं वो भी इस तरह की चापलूसी नहीं करते जितनी चापलूसी मोदी साहब कर रहे हैं। हैरत की, ये भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है। आपको अगर जरा भी फर्क है, इंडिया इज ए ग्रेट पावर, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है इंडिया, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, इनको इनके सामने जाके इस तरह। और नेतन्याहू जब इंडिया आने वाले थे, आपको याद है, उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी क्योंकि इनको इंडिया पे भरोसा नहीं था कि उनकी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। आप उसको जाके गूगल करके देखें, 2 महीने पहले वो आने वाले थे इंडिया को। दे डिडंट ट्रस्ट इंडिया सिक्योरिटी, हालांकि इंडिया को इतना ट्रेन करते हैं, हर चीज इंडिया के। देखिए जो आइडियाज वगैरह जो इंडिया में आ रहे हैं वो सारे के सारे इसराइल से आ रहे हैं, काउंटर टेररिज्म के आइडियाज, स्ट्रेटेजिक आइडियाज वगैरह, वो भारत के पास से तो बस वही जैसा कि अटेम्प्ट किया और निखिल गुप्ता, उस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, या नहीं तो मूवीज बनते हैं धुरंधर, जिसमें धुरंधर साहब वो हथियार जो भारत में इस्तेमाल हुए थे मुंबई के अटैक्स में, वो रॉ ने दिए थे उनको, अकॉर्डिंग टू द मूवी। हथियार हासिल रॉ ने करके, रॉ के एजेंट ने उनको हथियार दिए थे। तो सो फनी, में जब वो पिक्चर देख रहा था मुझे हंसी आ रही थी। मतलब कि करोड़ों लोग इस बात को देख रहे हैं, लेकिन क्या इनको समझ में आ रहा है कि इस मूवी में ये बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट आए थे मुंबई, उनके जो हथियार थे वो हथियार रॉ ने प्रोवाइड किए थे। अगर धुरंधर अगर वो उनको हथियार नहीं देता तो कुछ कहाँ से आते वो हथियार उनके पास। सो दैट इज टू मी क्वाइट अम्यूजिंग। तो ये जो हमने देखा है कि एक इतना बड़ा मुल्क इतने छोटे से मुल्क के सामने जाके घुटने टेक रहा है और उसके एक मॉरल प्रिंसिपल की बात नहीं की। इट वाज क्वाइट शेमफुल फॉर इंडिया। जैसा मैंने कहा कि ब्रूक गोल्डस्टीन की टेररिस्ट अटैक का ये 34th एनिवर्सरी थी, जिस दिन उसने मस्जिद में घुसकर कुछ 25-26 लोगों को मारा, 125 लोगों को इंजर्ड किया। इसकी तफसीलें मैंने अपने आर्टिकल में लिखी है, जाके देखिए, जो ग्लोबलिस्ट में जो आज छपा है। वैसे आप लोगों के लिए इत्तला है कि इस शो के बाद आई विल डू अनदर शो इन इंग्लिश, उसमें आई विल जस्ट फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ईरान को लेकर, आईएमएफ को लेकर कि क्या हो रहा है, बिकॉज इससे आईएमएफ खत्म हो गया। अगर इंडिया इज ज्वाइनिंग एन अलायंस ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के खिलाफ अगर ये है, तो आईएमएफ कैसा होगा? आईएमएफ was supposed to go through Kuwait and Saudi Arabia के थ्रू, तो आईएमएफ is finished,
इसकी वजह से, हालांकि आईएमएफ का जिक्र किया मोदी ने अपनी तकरीर में, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार तुम यहाँ पे आके इसराइल के साथ खड़े हुए हो व्हेन इट इज कमिटिंग जेनोसाइड, यू आर टेकिंग द साइड ऑफ ए जेनोसाइडल कंट्री व्हेन यू एक्सपेक्ट कि मिडिल ईस्ट के सारे मुल्क आपके साथ खड़े रहेंगे। देखिए इस वक्त दुनिया में 2 जगह जेनोसाइड हो रहे हैं, एक सूडान में और एक गाजा में, और ये दोनों मुल्क इब्राहिम एकॉर्ड्स के मुल्क हैं, और इन दोनों का सपोर्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। इसराइल के साथ तो ताल्लुकात है ही यूएई के, लेकिन सूडान को भी सपोर्ट यूएई ही कर रहा है। जाके पढ़ लें आप, यहाँ पर मार्को रूबियो ने कितनी सख्ती से बात की थी यूएई के ताल्लुक से, आरएसएफ को जो सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और वो सबसे भारत का बस वो एक सबसे क्लोज एलाई है इन द अरब वर्ल्ड, द कंट्री दैट इज सपोर्टिंग 2 कंट्रीज व्हिच आर कमिटिंग जेनोसाइड। एनीवे, तो ये मेरा सिलसिला था, कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है किसी का भी। ज्यादा से ज्यादा एक 5-10 हजार अनएम्प्लॉयड इंडियंस को इसराइल में बाथरूम धोने के लिए, रोड साफ करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, इस तरह के लो लेवल की जॉब्स मिलेंगे। जाके देखिए आप, आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले मिस्त्रीज, लेबर वर्कर्स वगैरह गए थे इंडिया से, और वहां पर भी बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं भारतवासियों को इसराइलीज। कोई इज्जत से बात नहीं करता। आप लोग गूगल करके देख ले एज टू हाउ इंडियंस आर ट्रीटेड इन इसराइल। वो वीडियोस देख के आपको रोना आ जाएगा, जिस तरह से वो उनको बिल्कुल भारतवासियों को इजरायलीज वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे भारतवासी दलितों को ट्रीट करते हैं इंडिया में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में। तो एज ए लो कास्ट, लो लेवल, गैर नॉन ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं उनको। तो बस आई थिंक दैट इज ओनली एडवांटेज इंडिया इज गोइंग टू गेट 5-10 हजार जॉब्स, और वो भी ऑलरेडी थोड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे अमेरिका में भी काफ़ी एंटी हिंदू, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ने लग गया है कि बहुत आगे हैं ये लोग, बहुत ही ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन इन इजराइल।